ये रात जो गुजरी गजब की रात थी, इतनी गजब की कि पूरा का पूरा इस समय इजराइल रैटल्ड हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। ईरान ने कल सारा दिन तबाही देखी और वहां पर रिफाइनरीज हो, पोर्ट्स हो, बंदर अब्बास हो, या फिर उसके रेसिडेंशियल ठिकाने हो, न्यूक्लियर ठिकाने हो, एयर बेसिस हो, इसराइल ने जमकर अटैक किए। लेकिन साहब, रात हुई तो रात ने पासा पलट दिया और उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश की है, जी हां, जो बारिश हुई है वहां पर खास तौर से ईरान के द्वारा, उसने देखा जाए तो पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। पूरे के पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। इस बार तेल अवीव के साथ साथ निशाने पर लिया तीसरा बड़ा सबसे शहर, इकोनॉमिक हार्ट थ्रोब ऑफ इजराइल, पोर्ट सिटी हाइफा। जी हां, वो हाइफा जिसका कंट्रोल अडानी के पास है, आप जानते होंगे। इस बार हाइफा को निशाना बनाया। हाइफा वहां का फाइनेंशियल सेंटर है, हाइफा वहां का ट्रेडिंग सेंटर है, हाइफा वहां का एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, हाइफा के अंदर सबसे बड़ा पोर्ट है, हाइफा नर्व सेंटर है इसराइल का। लेकिन उसी हाइफा को रात को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, उसी हाइफा के ऊपर मिसाइलों की बारिश की गई। उसी हाइफा के अंदर उनकी रिफाइनरी धू धू करके जल रही है। आप देखोगे तो आग की लपटें, लोग भागते नजर आ रहे हैं, बम शेल्टर के अंदर जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हुई है, पचासों लोग घायल हुए हैं, बल्कि सैकड़ों लोग इसराइल में घायल हुए हैं। इस रात ने हिला दिया इसराइल को, इस रात ने हिला दिया पूरा का पूरा अमेरिका और पूरा का पूरा नेटो की ये क्या हो रहा है, ये उल्टा वार कैसे हो रहा है। लेकिन ये जंग शुरू होने से पहले एक कंट्री है जो जीत गया, जिसको सपोर्ट दिया, वो ऐसा सपोर्ट की जो कहते हैं ना कि कट के टाइम पर कौन खड़ा होगा। जी हाँ, वो है चीन। चीन बिल्कुल खुलकर खड़ा हो गया इस समय, वो भी पूरा का पूरा ईरान के साथ में। और कल सुबह से इवन रशिया ने सपोर्ट दे दिया। जो भी मटेरियल हो सकता था, वो ऐसा लगता है कि चीन की ओर से पूरे सप्लाई किए जा रहे हैं, लगातार सप्लाई हो रही है इस टाइम, वो भी पूरी की पूरी ईरान को। और रात को जो वॉर हुई है, वो उससे पता लगता है कि ईरान का हौसला चीन के साथ आने से, पीछे से जो हथियार मिल रहे हैं उससे हौसला बढ़ा। और रात को जो उसने किया वो अनप्रेसिडेंटेड था। तेल अवीव पे जो अटैक होता है, उसके साथ हाइफा पे जो अटैक होता है, उसने पूरे इसराइल को हिला दिया। उनकी इस समय कौन अंदर आया है? अंदर आया है पूरा का पूरा ट्रंप। ट्रंप कहता है कि हम बर्बाद कर देंगे, हम आ रहे हैं, हमारी फौजें आ रही हैं। इस किस्म के शब्द निकल कर आ रहे हैं कि हमारी फौजें निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब है कि नेतन्याहू ने हथियार डाल दिए हैं और नेतन्याहू को लगता है कि मैं अकेला अब ये जंग नहीं लड़ सकता, मुझे अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। रात ही अमेरिका ने $7.4 बिलियन का पैकेज दिया था। 300 फायर मिसाइल्स दी उसको ताकि वो ईरान का नाश कर सके। लेकिन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने एयर डिफेंस से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईरान यानी कि पर्शिया वो कैसे बर्बाद करेगा। ईरान में बर्बादी हुई है, एयर बेसिस हो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो, शहर हो, बंदर हो, रिफाइनरी हो, सेंटर हो, सब पर अटैक हुए हैं, सारी अटैक हुए हैं। कल सारा दिन ऐसा लगा कि जैसे ईरान जंग हार गया। हमें लगता नहीं था कि रात को ईरान दोबारा उठ पाएगा। लेकिन सुबह हुई तो हमें चमत्कार देखने को मिले और हमने देखा कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है जिसने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया। जिस ढंग से मिसाइलों की बारिश हुई है, और उस मिसाइलों में पहली बार ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, पहली बार। और उसने हाइफा के अंदर एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हिट किया। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, आग की लपटों में है, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। इस हॉरिफिक सीन को देखकर पूरा का पूरा इसराइल हिला है। नेतन्याहू तो अपने लोगों के साथ भागकर बंकर में चला गया है, वो तो छुप गया है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वो तो बेसिकली वहां पर है ही नहीं। लेकिन अमेरिका इससे ज्यादा हिला है। अमेरिका को लगता है कि शायद ये जो अटैक हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। वहां के एक शहर के मेयर का कहना है, हमने इस लेवल पर बर्बादी कभी नहीं देखी, हमने इस लेवल पर इसराइल के ऊपर अटैक कभी नहीं देखा। दरअसल इसराइल का सामना आज तक किसी ऑर्गेनाइज आर्मी से हुआ ही नहीं था। हुटीज हो या हमास हो या हिजबुल्लाह हो, वो कोई आर्मी थोड़ी है। वो तो ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं, उनके पास ना नेवी है ना एयरफोर्स है। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि यहां पर अगर कूटनीतिक रूप से कोई हारा है तो हम हिंदुस्तानी हार गए, कि हम इसराइल की ओर मुड़ते चले गए और हमने क्या कहते हैं कि ईरान को अकेला छोड़ दिया। और जयशंकर ने बात तो की लेकिन उसके अंदर दम नजर नहीं आया, क्योंकि उसकी मदद करने को जो आदमी आया वो चाइना आया। फू कॉन्ग उनके रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि तुम जालिम हो और तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है और उसको रोका जाना चाहिए इमीडिएटली। और फिर खुलकर अपनी सपोर्ट दिया। और इसके साथ में नेतन्याहू ने भी जो पुतिन से बात की थी, पुतिन ने उसको क्रिटिसाइज किया कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर एक
पागलपन सवार है, पागलपन सवार है। ये कुछ फोटोग्राफ जो रात के हमले के हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि ईरान के हमले थे, और जो बारिश की है उसने, जी हां, बारिश की है उसने पूरी की पूरी मिसाइलों की, हाइफा के ऊपर, तेल अवीव पर। ये उसका एक प्रमाण है कि आप रोकोगे तो कितने रोकोगे। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, 60, 70, 75, 80% तक रोक पाएगा, लेकिन बाकी 20% तो आपको डैमेज करेंगे ना। वही चाल चली है शायद, मुझे लगता है, रात को ईरान ने। और शायद मुझे ये भी लग रहा है कि अब उसको चीन का ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है सैटेलाइट और या कुछ एवॉक सिस्टम जो होंगे, उसके द्वारा उसको सपोर्ट मिल रहा होगा। ये तबाही के निशान है, ये इजराइल के अंदर तबाही के निशान है। ये हाइफा की रिफाइनरी जो धू धू करके जल रही है, ये सोच सकते हैं आप। लोग भागते हुए इजराइल के अंदर शेल्टर में जा रहे हैं, उनकी हालत खराब है, वो रुक नहीं पा रहे हैं। और इस किस्म के आग के सीन आपको जगह जगह वहां पर नजर आ रहे हैं। ईरान से हमारी दोस्ती हजारों साल पुरानी है। हमारी कोई सरकार ऐसी नहीं रही जिसने ईरान के साथ अपनी बड़ी दोस्ती ना रखी हो, और उसके साथ इंडिया ने हमेशा गर्व किया है कि हम ईरान के दोस्त हैं। लेकिन अचानक से ईरान को अकेला छोड़ देना भी उचित नहीं है, क्योंकि अब चाइना को मौका मिला कि खाली स्पेस आ गया, अब मैं इसको ऑक्युपाई कर लूं। इंडिया ने हजारों करोड़ रुपए लगा के चबहार पोर्ट को डेवलप किया, और अभी भी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है जो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे लगता है कि इस समय ईरान को एक सहयोगी की जरूरत थी, ईरान को एक साथी की जरूरत थी जो उसके साथ आकर खड़ा हो जाए, और उस रूप में उसको रशिया भी मिला और चीन मिला। और चीन की जो अंदर से मदद हो रही है, मुझे लगता है वो ज्यादा हो रही है। और रशिया शायद क्योंकि उस युद्ध में वो लिपटा हुआ है, तो उतनी मदद नहीं कर पाएगा, भी मदद करेगा, क्योंकि जितने भी शाहिद ड्रोन्स और बाकी ड्रोन्स ईरानियन थे जो उन्होंने रूस को युद्ध में दिए हैं, उसको रशिया कभी भूलेगा नहीं, और अभी भी सप्लाई करता है उसको। लेकिन इस समय तो ईरान खुद युद्ध में है, तो रशिया की पूरी सपोर्ट रहेगी, और चीन पूरी तरह से एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ आया है। मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग प्रोपोजिशन बन गया है विस्टम। जी हां, ये गल्फ के अंदर एक टर्निंग प्रोपोजिशन है कि इस समय चाइना ईरान के दोस्त के रूप में निकल कर आया, जो उसके टाइम में उसको बैलिस्टिक मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है, और साथ में ये सब चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो टिकल ब्लंडर्स होते हैं, जो कि क्या कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े हो रहे हैं। इवन खड़गे साहब ने कल कहा कि आपकी विदेश नीति गड़बड़ा गई है, आपकी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ा चुकी है, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन शायद कुछ सुनने वाला नहीं है। अंधी दीवारों के सामने कांग्रेस के नेता भी आकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो अब पूरी की पूरी इजरायलीकरण हो गया है, उसका इजरायलीकरण हो गया है। उसको किसी की बात ही नहीं सुननी, उसको कोई दूसरा वर्ड नजर नहीं आता है। वो अमेरिका के पैरों के अंदर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी सरकार पड़ी है। और अब मोदी जी G7 में जा रहे हैं, लेकिन G7 में यही तो चर्चा होगी, और वहां पर G7 के सभी देश कहेंगे ईरान को बर्बाद कर दो, ईरान को तबाह कर दो, ईरान की मिट्टी में मिट्टी मिला दो। तो क्या मोदी वहां पर कहेंगे कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मोदी वहां पर कहेंगे कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करके आपने वियना कन्वेंशन को तोड़ा है, आप कभी उस पर नहीं कर सकते थे? लेकिन मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है, जयशंकर में इतनी हिम्मत नहीं है। और एससीओ का जब कल स्टेटमेंट आता है कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो अटैक हुए, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और उसके बाद यही हुआ कि इंडिया ने डिस्टेंस किया, नहीं नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, एक डरे हुए सरकार की तरह ये काम कर रहे हैं। उसके बाद यूएनओ के अंदर जब सीज फायर का एक मसला आता है, जहां पर इजराइल से कहा जाता है कि गजा में सीज फायर करो, इंडिया ने वहां भी वोट नहीं किया। मुझे लगता है कि भारत डिप्लोमेटिकली और आइसोलेट होता चला जा रहा है, और इसमें जो फायदा हो रहा है वो सारा का सारा चीन का हो रहा है, रशिया को हो रहा है। इंडिया जितना रशिया और चाइना से दूर जाएगा, उतना ही मुझे लगता है कि वो अमेरिकन कैंप के नजदीक आता चला जा रहा है। मोदी को लगता है कि हम अमेरिकन कैंप में जाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब आप किसी एक जगह जाते हो, तो फिर उसके बाद आप दूसरी जगह को वैकेट करते हो, तो आप उस नुकसान का, उस कॉन्सिक्वेंसेस का आज अनुमान नहीं लगा सकते जो होने जा रहा है। हमने शायद अपनी 75 साल की डिप्लोमेसी में इतना बड़ा चेंज कभी नहीं देखा जो अब हो रहा है। ये शर्मनाक है कि हम संतुलन नहीं बना कर पा रहे हैं, हम उसके अंदर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो हम इंडिया, अपना रशिया और अमेरिका के बीच में बैलेंस करते थे, हमने उस बैलेंस को गवा दिया है इस समय, और चीन के हाथों वो सौंप दिया जो चीन कब से चाह रहा था। कि अफगानिस्तान तो उसने अपने कब्जे में लिया, और साथ में उसने ईरान को भी ऑलमोस्ट ले लिया। ईरान हमेशा शुक्रगुजार रहेगा चीन का, क्योंकि बहुत मुश्किल के वक्त में वो उसके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर जल्दी मिलता हूं एक नई डिबेट में आपसे इसी चैनल पर। धन्यवाद आप सबका।